नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। शुष्क मरुस्थल के बाद में, अर्धशुष्क मरुस्थल के बाद में और अरावली के बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश को। दोस्तों, यूट्यूब पर और विभिन्न चैनलों पर भरमार सी है, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के सामने होता है और अकेले पूर्वी मैदानी प्रदेश को दो घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे में बताने की कोशिश की गई है, बता रखा है। भ्रमित नहीं होना है। हमारा कंटेंट छोटा है लेकिन बहुत काम का है। इस छोटे से कंटेंट में वो तमाम चीजें शामिल कर ली गई हैं जहां से संभावित प्रश्न सामने हो सकते हैं। यूं विस्तार की कोई सीमा नहीं है। आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इसको 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, कितना भी लंबा किया जा सकता है। तो आप पूरे विश्वास के साथ में, उसी जोश के साथ में इसको देखने की कोशिश करेंगे। परीक्षा में, कंपटीशन में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ज्योग्राफिया कम से कम इन लेक्चर्स के माध्यम से इतना यकीन आप लोगों को दिला सकता है। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश को, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया था, ये नंबर 1 जिसको 2 भागों में बांटा गया था, ये शुष्क और ये अर्धशुष्क। उसके बाद में ये नंबर 2 पे अरावली आया। नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और ये नंबर 4 दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। नीचे पॉलिटिकल मैप है ताकि जिलों की लोकेशन, देखिए भूगोल लोकेशन का सब्जेक्ट है, जहां कदम दर कदम आपसे लोकेशन पूछी जाती है। परीक्षक आपका नॉलेज इसी बहाने चेक करने की कोशिश करता है कि आपको भूगोल यदि आपने पढ़ी है तो आपको लोकेशन की, अवस्थिति की कितनी जानकारी है। हम लोग एक बार इस पॉलिटिकल मैप के जरिए देख लेते हैं कि वो कौन से जिले हैं जहां पूर्वी मैदानी प्रदेश पाया जाता है। तो ये आपके सामने अरावली के पूर्व का हिस्सा है, अलवर से लेकर ठेठ बांसवाड़ा तक का। लेकिन ये पूरे पूरे जिले शामिल नहीं है। अब इनमें से बहुत सारे जिलों का कुछ क्षेत्र पहाड़ों के रूप में है, क्योंकि अरावली बिल्कुल साथ साथ चल रहा है मैदान के। और बहुत सारे जिलों का कुछ कुछ क्षेत्र मैदानी भाग में शामिल है। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये नंबर 1 पे ये अलवर देख पा रहे हैं, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है, फिर करौली आया, फिर सवाई माधोपुर आया, ये दौसा हुआ 6 नंबर पे, ये जयपुर हुआ, ये टोंक हुआ, ये अजमेर हुआ, ये 10 नंबर जहां लिखा ये भीलवाड़ा है। उसके बाद जहां 11 नंबर लिखा ये चित्तौड़गढ़ है, 12 नंबर लिखा वो प्रतापगढ़ है, और 13 नंबर लिखा मैंने वो आपका बांसवाड़ा है। इन जिलों में ये बिल्कुल पूर्व की ओर है, अरावली के पूर्व की ओर है, राजस्थान के पूर्व की ओर है, इसलिए इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक बात को आप लोग इस तरह से समझेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि इस मैदानी प्रदेश की लोकेशन कैसे है, कहाँ से प्रश्न उठ सकता है। ये आप देखिए, अवस्थिति अरावली पर्वत के पूर्व में। बहुत आसान सी चीजें हैं और यहीं से प्रश्न उठता है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा नक्शा आप अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। ये अरावली है और इस अरावली के पूर्व में ये मैदानी प्रदेश है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जिस तरह से हमने मरुस्थली प्रदेश की बात की थी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो बड़ा आसान सा है। ये इन समवर्षा रेखाओं का संबंध पूर्वी मैदानी प्रदेश से भी है। ये इसकी पश्चिमी सीमा का निर्माण किया 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने, और पूर्वी सीमा का निर्माण करता है विंध्यन पठार, विंध्यन कगार, ये इसको कगार कहिए, या 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ये देखिए, ये अरावली के पास हमने 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा की बात की थी, और ये 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। ये 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा दक्षिण पूर्व के पठार को इस मैदानी प्रदेश से अलग करती है। अब एक यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने तो ये कहा था कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस मरुस्थल का और इस अरावली का विभाजन करती है। इसके एक तरफ अरावली और दूसरी तरफ मरुस्थल है। लेकिन थोड़ी सी समझ बनाने की कोशिश करनी है। आपके आसपास ये अरावली पर्वतमाला, आप में से बहुत सारे दोस्तों के घर के आसपास से अरावली गुजर रही होगी। थोड़ा प्रैक्टिकली नजर डालने की कोशिश कीजिए। क्या आपका संपूर्ण इलाका बिल्कुल पथरीला है, पर्वतीय है? आप देखेंगे कि व्यावहारिक तौर पर जो फिनोमिना आपको नजर आता है उसमें अरावली साथ साथ चली जा रही है, और बीच बीच में मैदानी भाग भी शामिल होते हैं। अरावली ऐसा नहीं है कि जैसे जयपुर में पूरी तरह से अरावली हो, दौसा में पूरी तरह से पर्वत हो, अलवर में पूरी तरह से पर्वत हो, अजमेर में पूरी तरह से केवल पर्वत हो, टोंक में केवल पहाड़ियां ही हो। इन जिलों में अरावली के बीच बीच में मैदानी भाग भी शामिल है। और ये जो समवर्षा रेखा की हमने बात की, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये कहीं अरावली को टच करती है, कहीं मैदान को टच करती है। तो इस रूप में इस बात को, इस फैक्ट को आप अपने मस्तिष्क में लॉक करें कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्माण भी करती है। कभी प्रश्न आ जाता है
और आप देखते हैं कि मरुस्थल से अरावली को अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। यदि अरावली की जगह है, अरावली वहां ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आप दूसरी वरीयता पे ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कहीं पूर्वी मैदानी प्रदेश उसमें दिया हुआ है या नहीं है। यदि है तो वो भी आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब देखिए इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ये थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड में जरा सी बात करेंगे। यूं फिजिकल ज्योग्राफी का कंटेंट है, लेकिन थोड़ा सा प्लेस्टोसीन काल, आज से पिछले 10 लाख वर्षों में यहाँ टेथिस नाम की भूसन्नति थी। हम लोग बात कर चुके हैं कि टेथिस महासागर से मैदानी प्रदेश का संबंध है और मरुस्थली प्रदेश का संबंध है, गोंडवाना लैंड से अरावली का संबंध है और दक्षिण पूर्व के पठार का संबंध है, 2 से गोंडवाना लैंड का और 2 प्रदेशों से टेथिस महासागर का। तो टेथिस महासागर जब अपने अंतिम चरण में था, खाई बच गई, एक खड्डेनुमा स्थिति बच गई। आप वो कल्पना कीजिए कि समुद्र में पानी सूख गया हो, पानी की कमी आ गई हो, तो फिर क्या बचेगा? उसको खाई कह रहे हैं, उसको भूसन्नति कहते हैं भूगोल की भाषा में। अब इस भूसन्नति के एक तरफ अरावली था, एक तरफ हिमालय था और एक तरफ यहाँ विंध्याचल था। पहाड़ों के ढलानों की ओर ढाल होता है, पहाड़ के दोनों तरफ ढाल होता है, इसलिए एक तरफ इधर विंध्याचल का ढाल उत्तर में आ गया, इधर अरावली का ढाल इस साइड में आ गया और इधर हिमालय से निकलने वाली नदियों का ढाल इस साइड में आ गया। इस तरह से अरावली से निकलने वाली नदियों ने, विंध्याचल से निकलने वाली नदियों ने उत्तर दिशा में और हिमालय से निकलने वाली नदियों ने दक्षिण दिशा में अपने प्रवाह को सुचारू रखा और अपने साथ जिस पदार्थ को काट छांट कर ला रही थी, चट्टानों को अपरदित कर रही थी, उस मलबे को लाला करके इस भूसन्नति में जमा किया, इस खाई में जमा किया। नतीजा ये हुआ कि ये एक जलोढ़ मैदान के रूप में तब्दील हो पाया। तो ये माना जाता है कि ये पिछले 5, 6, 7 लाख वर्षों की उपज है मैदानी प्रदेश। ये राजस्थान का, भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है जिसकी रचना सबसे बाद में हुई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। ढाल किधर है? पूर्व दिशा की ओर, इसी वजह से तो इसका पानी बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है, अरावली के पूर्व दिशा का ढाल। और क्षेत्रफल किधर है? क्षेत्रफल कितना है? 23%। ये बात हम पहले चैप्टर में बात कर ही चुके हैं। क्षेत्रफल 23%। किसका 23%? राजस्थान का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका लगभग 23% मैदानी भाग होता है। जब 23% हमने क्षेत्रफल की बात की तो जनसंख्या पे भी बात कर लीजिए। ये कितनी है? लगभग 39%। राजस्थान के संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 39% भाग इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करता है। आप देखिए 61% में 40% और 23% में 39% जनसंख्या निवास करती है। और यही वजह है कि यहाँ पर उद्योग धंधे हैं, यहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, यहाँ पर रोड नेटवर्क अच्छा है, विकास बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ देखने को मिलता है। संपूर्ण राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास और विकसित एरिया यदि है तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। कारण क्या है? मैदान है, समतल है, तो आजीविका की अपार संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि ये इलाका जलोढ़ मिट्टी से बना। कौन सी मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से। जल द्वारा अपरदित पदार्थों के निक्षेपण की वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ। तो जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, कांप मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उपजाऊ होने के कारण ये अन्नागार कहा जाता है, अनाज का कटोरा कहा जाता है इसको। विश्व में, भारत में, राजस्थान में जहां जहां जलोढ़ मैदान है उनकी उपजाऊ क्षमता काफी ज्यादा होती है और उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है और वहां खेतीबाड़ी की दृष्टि से वो इलाके काफी समृद्ध होते हैं। इसी तरह से डांग क्षेत्र हम बात करेंगे चंबल के दौरान, लेकिन अब अभी पूर्वी मैदानी प्रदेश की कुछ कुछ बातों को हम लोग कॉमनली यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। डांग क्षेत्र चंबल के एरिया में है, धौलपुर में है। डीग के निकट एक प्राकृतिक घास क्षेत्र पाया जाता है जिसको मंडेरा बीड़ के नाम से जाना जाता है। बीड़ नाम की घास और डीग के आसपास है भरतपुर में। तो ये मैदानी प्रदेश से ये कुछ एक वो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जहां से प्रश्न उठ सकता है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। उसके बाद में ये देखिए निर्माण कैसे हुआ, ये हम बात कर चुके हैं। जलोढ़ मृदा से नदी, और जलोढ़ मृदा को कौन लेके आई? नदियां लेके आई। और जलवायु कैसी है? आर्द्र और उपार्द्र। आर्द्र और उपार्द्र क्यों? यहाँ वर्षा का ग्राफ देखिए, लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर, 80-90 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कुछ इलाकों में 50, 55-60 सेंटीमीटर वार्षिक और कुछ इलाकों में 80, 85, 90 सेंटीमीटर वार्षिक के आसपास वर्षा होती है। जो दक्षिणी भाग है, बांसवाड़ा के आसपास का, प्रतापगढ़ के आसपास का, वहां लगभग 80, 85, 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और जो उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग है, वहां वर्षा लगातार थोड़ी सी कम होती जाती है। अब देखिए जहां ज्यादा वर्षा है, 80-90 सेंटीमीटर के आसपास है, वो उन इलाकों में आर्द्र जलवायु मान ली जाती है। और जहां थोड़ी वर्षा कम है उसे उपार्द्र इलाका मान लिया जाता है। ये बात है। मृदा जलोढ़ है, दोमट है, उपजाऊ है। जलोढ़, दोमट, उपजाऊ, इसको दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये वर्षा ग्रीष्मकाल में प्राप्त होती है, जून से सितंबर के दौरान।
90% वर्षा, कुछ वर्षा मावठ के रूप में जो रबी की फसल को फायदा पहुंचाती है। अब यहाँ इस मैदानी प्रदेश को 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। हमने नहीं बांटा, विद्वानों ने बांटा, हम केवल वो संप्रेषण कर रहे हैं आप तक। पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बेसिन और तीसरा है मध्यमाही बेसिन। ये इस इलाके में बहने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियां। देखिए, मैदान का निर्माण कौन करेगा? नदियां करेंगी। इसलिए नदियों के नाम के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्यमाही बेसिन। इनको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। बनास बेसिन बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, सबसे लंबा चौड़ा एरिया किसका है? बनास बेसिन का। और बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया, एक मेवाड़ का मैदान और दूसरा मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ का मैदान दक्षिणी भाग में, मालपुरा करौली का मैदान उत्तरी भाग में। ये बनास को डिवाइड किया। तो इस तरह से हम लोग ये, चलिए नक्शे के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ये पूरा भूभाग पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं दक्षिणी राजस्थान में, ये माही बेसिन है। इसके बाद ये धौलपुर करौली के आसपास ये जो इलाका है ये वाला, ये चंबल बेसिन है, यहाँ से चंबल नदी गुजर रही है। और इसी के साथ में ये आप देख पा रहे होंगे ये बनास बेसिन का दक्षिणी भाग जो मेवाड़ का मैदान है, और ये उत्तरी भाग जिसको मालपुरा करौली का मैदान इस नाम से जाना जाता है। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों मैदानों में चंबल बेसिन को। चंबल बेसिन दोस्तों, यूं ये जो चंबल नदी है ये देखिए इधर से मध्य प्रदेश से आती है और इसने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया। उसके बाद ये कोटा और बूंदी की सीमा से होते हुए आगे बहती है, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए फिर आगे यमुना में मिल जाती है। ये चंबल की कहानी हुई। अब चंबल बेसिन ने यूं इन जिलों को टच किया, लेकिन देखिए चित्तौड़गढ़ पहाड़ी या पठारी है, कोटा और बूंदी ये दोनों के दोनों हाड़ौती पठार में आएंगे। राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश, तो कोटा और बूंदी उसमें शामिल होंगे। इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं मैदान की, तो मैदान में चंबल बेसिन यानी मैदान, चंबल का मैदान, उसमें कोटा और बूंदी को फिलहाल शामिल नहीं किया जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ चित्तौड़गढ़ को शामिल नहीं करेंगे, कोटा को शामिल नहीं करेंगे, बूंदी को शामिल नहीं करेंगे। फिर कौन से जिले शामिल होंगे? ये नदी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में विंध्य कगारों के आसपास से बहते हुए निकल जाती है, ये इस तरह से। इसलिए जिधर से ये निकलती है उसी का समीपवर्ती क्षेत्र चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। इन 3 जिलों के अलावा ये देखिए टोंक यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है इस जगह से, तो टोंक का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है इसको भी लगभग आप चंबल बेसिन का पार्ट मान सकते हैं। यो बनास नदी भी चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, लेकिन प्रॉपर चंबल की यदि हम बात करें तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में चंबल बेसिन पाया जाता है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ इनको चंबल बेसिन में हम लोग शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलाका या तो पहाड़ी है या फिर पठारी है। चलिए, ये चंबल नदी है, चंबल नदी है। और चंबल नदी की खास विशेषता, यूं हम अपवाह तंत्र के दौरान चंबल नदी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, चंबल की कहानी भी आप लोगों को बतानी। तो यहाँ ये देखिए ये नदी पिछले करोड़ों साल से लगातार बह रही है और इसने लगातार अपनी घाटी को गहरा किया। घाटी को गहरा करने के कारण अब ये गहराई में बह रही है, ये गोर्ज में बह रही है, महाखंड में बह रही है। और चूंकि महाखंड में बह रही है तो इसने अपने दाएं बाएं किनारों की तरफ ढाल पैदा कर लिया। अब ये इलाका बहुत ज्यादा वर्षा वाला एरिया है, इस इलाके में ज्यादा वर्षा होती है। ये दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो ज्यादा वर्षा होती है तो नदी नाले भी ज्यादा हैं। और चूंकि यहाँ ढाल भी पैदा हो गया, इसलिए नदी नाले बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चंबल में मिलने की कोशिश करते हैं दोनों किनारों से। और इस तरह से इन्होंने जबरदस्त अपर्दन किया, जबरदस्त अपर्दन किया। उस अपर्दन का नाम है अवनालिका अपर्दन। क्या कहेंगे उसको? अवनालिका अपर्दन, गुली इरोजन, अवनालिका अपर्दन। नालियां सी बन गई, ठीक है। और इन नालियों के बनने की वजह से कौन सा फिनोमिना आपके सामने आता है? ये देख लीजिए, उत्खात स्थलाकृति। चंबल के बीहड़, धौलपुर वगैरह में जिसको कहा जाता है डांग क्षेत्र, ठीक है, चंबल के बीहड़। इन इस तरह से ये काटते हुए ये नदी नाले जब पानी काटता हुआ चंबल में मिलने की कोशिश करता है, और उसका नतीजा ये होता है कि इस तरह की स्थलाकृति सामने आती है। ये भूमि एक तरह से अनप्रोडक्टिव हो जाती है। इसका क्या उपयोग करेंगे? ना यहाँ मकान बन पाएगा, ना यहाँ खेती हो पाएगी, ना इसका और कोई दूसरा यूज हो सकता है। इसलिए ये काफी पिछड़ा इलाका हो जाता है। विश्व भर में कुख्यात नदी है अपर्दन के लिए चंबल नदी। इसलिए इस प्रकार की स्थलाकृति को भूगोल की भाषा में कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति। स्थानीय तौर पर इसको बीहड़ कह दिया जाता है और धौलपुर के आसपास इनको डांग कह दिया जाता है, डांग क्षेत्र, ठीक है। अब ये इस तरह की जो दृश्यावली है इसने डकैतों को बहुत सारी क्षणस्थलियां उपलब्ध करवाई और इस वजह से ये इलाका लगातार बदनाम रहा। चलिए
आगे हम लोग बात करते हैं चंबल घाटी में नवीन कांपीय जमाव। ये राजस्थान की बारहमासी नदी है और लगातार अपर्दन कर रही है। अपर्दन के लिए तो कुख्यात है ही है, और चूंकि अपर्दन कर रही है तो अपर्दित पदार्थों को जमा भी करती जाती है, इसलिए संपूर्ण चंबल घाटी में नवीन कांपीय जमाव देखने को मिलते हैं। कांप का मतलब जलोढ़, जलोढ़ का मतलब कांप, यानी नदी अपर्दन करके जिन पदार्थों का जमाव करती है उसे कांपीय जमाव या फिर जलोढ़ जमाव के नाम से जाना जाता है। एक ठीक ठाक सी भाषा में उसको निक्षेपण भी कहा जाता है। निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। तो पहले अपर्दन करना यानी काटना, और फिर काटे हुए पदार्थों को बहाना, और फिर निचले स्थानों पर जाके उसको जमा कर देना। इससे मैदानों का निर्माण होता है। बीहड़ भूमि ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इसके लिए काफी कुख्यात है। यहाँ काफी बीहड़ भूमि होती है। एक कंफ्यूजन आप लोगों को अक्सर होता है, क्या बीहड़ धौलपुर में ज्यादा या फिर सवाई माधोपुर में ज्यादा? हम कहेंगे कि सत्य कहीं दोनों के बीच में से है। धौलपुर पे भी जिद मत करो, सवाई माधोपुर के ऊपर भी जिद ना करो। धौलपुर का क्षेत्रफल सबसे कम है राजस्थान में, इसलिए यहाँ जब प्रतिशत की बात होगी, बीहड़ों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपका जवाब होता है धौलपुर। और क्षेत्रफल धौलपुर से ज्यादा क्षेत्रफल सवाई माधोपुर का है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात होगी तो फिर ये बाजी जीतेगा सवाई माधोपुर। ये थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करें। अब आप देखिए प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न की भाषा को देखिए, विकल्पों पर विचार कीजिए और तदनुरूप आप अपने उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। करौली में तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में ये बीहड़ पाए जाते हैं, लेकिन बीहड़ कोटा, बूंदी और टोंक में भी पाए जाते हैं। फिलहाल कोटा और बूंदी तो हमारा अध्ययन क्षेत्र है नहीं, क्योंकि पठारी क्षेत्र के दौरान उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, ये सीधा सीधा आंकड़ा किताबों में देखने को मिलता है। 4500 वर्ग किलोमीटर का बीहड़ क्षेत्र है चंबल के सहारे सहारे। बीहड़ पट्टी लगभग 480 किलोमीटर की, चंबल नदी के सहारे सहारे बिल्कुल उसके समानांतर, कोटा से लेकर के यमुना संगम तक लगातार बीहड़ पाए जाते हैं।